हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लक्ष्य मार्ग। जुड़ चुके हैं हम लोग इस देर रात में इस उम्मीद के साथ कि अभी भी आप लोग जग रहे होंगे। आपके प्रिपरेशंस फॉर द अपकमिंग बिजनेस स्टडीज बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे चल रहे होंगे। Today we have joined in this late night session for solving a previous year question paper. The paper code is 6651 from 22-23. Yes, it is 22-23 का previous year question paper. और हाँ, यहाँ पे पैनिक नहीं होना है कि यार मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है या मेरे पास जो सैम्पल बुक है वहाँ पे तो ये उस ईयर में है ही नहीं। सीबीएसई नाउ सेट्स डिफरेंट पेपर्स फॉर डिफरेंट रीजन्स। ओके, तो ये एक किसी और रीजन का प्रीवियस का क्वेश्चन हो सकता है। आइए साथ मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम लोग डीप कॉन्सेप्ट्स में एंटर नहीं करेंगे। आई होप आपका रिविजन उधर अच्छा चल रहा होगा। हम लोग यहाँ पर एक फास्ट क्वेश्चन क्लियर करते चले जाएंगे एक के बाद एक। आपको जब भी लगे कि समय बचाने की जरूरत है आप वीडियो को 2x पे करो, बट अंत तक देखो सो दैट आपके क्वेश्चंस यहां पर डील होते जाए। आई हैव द क्वेश्चन पेपर इन माय हार्ड कॉपी फॉर्म, ऑल्सो इन द सॉफ्ट कॉपी फॉर्म। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर स्क्रीन के ऊपर क्लियरली दिख रहा होगा, आई गेस। Okay, so now let's start with the question paper. So as you can see on the screen, the paper code is 6651 business studies, and let's start with the first question. Question number 1, the next step in the selection process after selection decision. तो आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी में ये डिस्कस हो सकता है कि what are the steps. So as we can remember, it is clearly there given in your books, जो कि है प्राइमरी स्क्रीनिंग। नंबर 1 क्या प्रोसीजर है? प्राइमरी स्क्रीनिंग। नंबर 2 सिलेक्शन टेस्ट। देन वी हैव एम्प्लॉय इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। Then we have the selection decision that is being taken. Then we have the medical exam, job offer आएगा, and ultimately the contract of employment will be there. So what will be the correct answer here? It will be medical examination. Yes, medical examination will be the correct answer. ये सही है या should we take a green pen? Yes, it will do the work for us. Green pen मतलब right answer. Question number 2. Question number 2 पे चलते हैं, बहुत फास्ट सॉल्व करेंगे। The purpose of planning is to meet future events effectively to the best of the advantages of the organization. This statement highlights which of the following features of planning, which of the features. It is clearly mentioned यहां पर जो लाइन है, let me highlight this for you. मीट फ्यूचर इवेंट्स, मीट फ्यूचर इवेंट्स। तो जब भी फ्यूचर इवेंट्स मीट हो रहा है इट मींस इट इज फ्यूचरिस्टिक, इट इज फ्यूचरिस्टिक। यस, इट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आई एम सॉरी। सो नाउ यहां पे क्या लिखा हुआ है, नीचे का एक चित्र पर आता है। ओ माय गॉड, सॉरी, ये तो हिंदी वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश में। चलो भाई, ऐसा नहीं आप लोग को हिंदी नहीं आनी चाहिए। तो सलमान भाई ने भी कह दिया है हिंदी नहीं आने से खराब बात है। ओके, सो नाउ आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन बिलो। सो नाउ एज वी कैन सी दैट देयर इज अ फैक्ट्री गेट and there has been given 2 notices, required a merchandiser या security guard की आवश्यकता है and all. So what is this? This is factory gate is shown in the photos. So we can directly write here. सभी को आंसर मालूम है, एक साथ बोलेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और आगे बढ़ेंगे। ओके, क्यों होगा, क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स क्या है इसके पीछे, एवरीथिंग इज देयर। अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट we can strictly say that it is a factory gate recruitment. कभी कभी हम लोग इसको फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट भी कहते हैं। और बाकी जो 3 चीजें हैं वो तो भाई कंप्लीटली डिनाइंग है। कैजुअल कॉलर्स है नहीं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है नहीं, एडवर्टीजमेंट ये है नहीं। इट इज नॉट एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है ये मार्केटिंग चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा है। ओके, सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इट सेज Cartoony Planet is a well-known indoor playground for organizing parties for children in Noida. It has many playstations and it organizes various activities for the children to enjoy. Now, looking at the increasing number of children visiting the Cartoony Planet, a new indoor playground in the name of Tiny Tots House came up with the advanced swings, playstations and entertainment activities near Cartoony Planet. Now, to compete with the newly opened indoor playground, Cartoony Planet also added some advanced swings and entertainment activities to attract more children. कह रहा है क्वेश्चन, द अबव इंफॉर्मेशन highlights one of the features of business environment. Features of business environment. If I am able to see, I guess you all are also able to see, ये जो हमारा पोर्शन है ना, द आंसर लाइज, आई विल गिव यू द आंसर, बट हमारा आंसर जिस जगह पे लाई कर रहा है
this is this segment. This is this segment because it says to compete with the newly opened indoor playground. It means that there has been some change in the environment and to compete with that change. यही होगा हमारा आंसर. बिल्कुल सही. अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा. डायनेमिक नेचर. नाउ व्हाट इज डायनेमिक नेचर? एक बार क्विक रिवीजन. डायनेमिक नेचर मींस टू चेंज विद द चेंजिंग बिजनेस सिनेरियो या चेंज विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ द एनवायरनमेंट. कोई भी चीजें बदलेंगी, आप अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे. ओके, नाउ मूविंग अहेड. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. It says the obligation of subordinates to properly perform the assigned duty. ये क्या कहलाता है? काफी इजी और काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है. It says the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty is called responsibility. बिल्कुल सही. पढ़ लिया है आपने तभी तो सही सही जवाब दे रहे हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन हियर एज वेल. देखो, जब भी कोई सुपीरियर अपना काम किसी भी सबॉर्डिनेट को देता है, ये चीजें हमें याद रखनी होगी कि सिर्फ आप काम डेलीगेट करते हो. यू आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क दैट इज बीइंग डन. ओके, आपने काम सब एज अ सुपीरियर आपने काम डेलीगेट कर दिया. नाउ एज अ सबॉर्डिनेट यू आर कंप्लीटली एंड कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क टू योर सुपीरियर. एंड आपका सुपीरियर क्या होगा? आपका सुपीरियर विल बी ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर द जॉब दैट यू आर डूइंग, क्योंकि ये काम उनका था. ये उनका काम था जो एक सबॉर्डिनेट ने किया. अब अगर सबॉर्डिनेट गलती करता भी है तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? सबसे पहले तो सुपीरियर को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपको काम दिया, अपना काम आपको दिया. उसके बाद वो आपसे हिसाब किताब बाद में चुकता करेंगे. ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, नॉट टू होवर मच ऑन द सेम क्वेश्चन, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. नाउ वी कैन हैव अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर ऑल आवर अपकमिंग वीडियोज, मतलब ऑल आवर अपकमिंग क्वेश्चंस. हम लोग पहले देख लेते हैं कि मांगा क्या गया, और फिर जब हम लोग उस नजरिए से क्वेश्चन को टैकल करेंगे वहां पर हमें आंसर जल्दी मिल जाएगा. ओके, सो देखो यहां पे फिर हम लोग लास्ट लाइन ही पहले पढ़ लेते हैं. नाउ सी, इट सेज, वन सेकेंड. ओके, क्वेश्चन पेपर में पढ़ना हमारे लिए ज्यादा आसान है. ओके, सो नाउ इट सेज फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो भैया चलो इतना तो समझ में आ गया कि आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई करना है. आधा काम हो गया, अब आधा काम करते हैं. देखो क्या है. इट सेज डोलमा एंड ऊना were gardeners with decades of hands-on experience. They were the first ones to recognize the need of indoor gardens, especially for the plant lovers living in the apartments. Importance में देखो भैया, first ones to recognize. They took advantage of the opportunity. Should I see कि importance है, took advantage of the opportunity है? Is there any option there? Yes, business environment helps to identify threats, helps in tapping useful resources, enable identify. बिल्कुल सही. लो आंसर मिल गया. 6 का आंसर विल बी सी, हैविंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. उसका मतलब आपको जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप उनको पहले टैप करते हो, तो देन यू कैन हैव द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग इनटू द बिजनेस सेगमेंट फर्स्टली. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर 7th क्वेश्चन. स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, अबाउट डिजी लॉकर. Now, DigiLocker is a flagship initiative of the Ministry of Electronics and IT, Government of India, which says it aims at digital empowerment and the citizens by providing access to the authentic digital documents such as academic certificates issued by the different examination boards, driving licenses, vehicle registrations, etc. in a digital format. The above para discusses a few dimensions of the business environment. Clearly, even without seeing the options, I can say it will be political and it will be technological. Why I'm saying this? क्योंकि ये एक repeated question है भैया, ये एक repeated question है
एंड वन ऑफ द वेरी नोन पब्लिश्ड बुक्स में भी ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्रेम्ड है. द आंसर विल बी पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल. व्हाई पॉलिटिकल? बिकॉज द डिस्कशंस अबाउट द मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट के थ्रू किया हुआ कोई भी काम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर लिया जाता है. एंड व्हाई इट इज टेक्नोलॉजिकल? आई डोंट थिंक दैट रिक्वायर्स एन एक्सप्लेनेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, सो द आंसर विल बी political and technological environment. Okay, should we move ahead? Yes, of course we can. और हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, which says different organizations have different goals. Zippo is an upcoming retail chain for providing consumers door-to-door goods. The objective of the organization is to increase sales. Ally is an educational organization working with the objectives of providing education to the underprivileged children of the society. Management of each of these organizations unite to effort of their employees towards achieving organizational goals. The characteristics of management discussed above. अब हमें पता करना है. Oh my God, ये तो लास्ट लाइन वाला ही आंसर है. We can see यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है the efforts of their employees towards achievement of the organizational goals. So yes, we can directly go for 8 का होगा A. It will be A. Management is a goal oriented process. Okay, I hope you remember it from the chapter of management, right? Now moving on to our next question, which is whether the decisions have been translated into desired actions or not. It can be confirmed by performing which of the following functions of the management. ये तो भैया समझते ही आ रहा है. काम आपका हुआ अकॉर्डिंग टू द प्लान या नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा by performing one of the functions of the management, which is controlling. बिल्कुल सही आंसर. इजी था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली. फिर से इस बार लास्ट लाइन पहले पढ़ लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्ड हिमांशु टू आइडेंटिफाई द डिक्रीज इन सेल? ये तो लेट्स सी फिर भी पढ़ते हैं एक बार. हिमांशु इज अ वर्कर एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन सुविदित एयर कंडीशनर्स, वेल नोन ब्रांड in the field of air conditioners. Till the last month, the company was able to achieve the targets, but this month, Himanshu observed that the targets were not being met and the number of air conditioners was decreasing. He analyzed the situation and found that the new salesman appointed was not good. This led him to a necessary action. The answer is clear. It is controlling again. The answer is clear. It will be controlling. देखो इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए I just wanted that we shouldn't hover around the point. I already identified, ये लास्ट लाइन पढ़ के ही समझ में आ रहा था that it will be controlling. बट जस्ट तसल्ली करना है भाई, बोर्ड एग्जाम्स है तो आपको भी ऐसे ही तसल्ली करना है, आधा पढ़ के आंसर नहीं करना है. ओके, सो ना जो कंट्रोलिंग आया है 2 बार आ गया है, तो एक बार हम लोग सोच लें कि कंट्रोलिंग के अंदर वो कौन से 2 तरीके हैं जो इस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि क्या नाम है इनका, हिमांशु ने आइडेंटिफाई किया होगा. वो कौन से 2 तरीके हैं कंट्रोलिंग के जो हिमांशु को आया होगा? चलो आप डिस्कस करें जल्दी से. नंबर 1 विल बी जल्दी से KRA का टेक्निक है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. और दूसरा क्या रहेगा भैया? दूसरा रहेगा एक्सेप्शन का टेक्निक, विच सेज KRA का टेक्निक सेज कि ओनली द अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स. यस, द कॉन्सेप्ट इज गिवन इन अ बिग एक्सप्लेनेशन इन द बुक्स. हम लोग उसको अभी डिस्कस करें तो वो ये होगा, शॉर्ट में समझो, ओनली द अर्जेंट थिंग्स नीड्स कंट्रोलिंग इमीडिएटली. सब चीज मैनेज करने जाओगे कुछ मैनेज नहीं होगा. इफ यू आर देयर टू कंट्रोल एवरीथिंग, यू एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग. ओनली कंट्रोल द थिंग्स विच आर वेरी वेरी अर्जेंट एंड स्पेसिफिक. कि आपका एक्सेप्शन का केस क्या होता है? एक्सेप्शन का केस टॉक्स अबाउट टॉलरेंस बैंड बनाना, विच सेज कब तक आखिर आप उस चीज को इग्नोर करोगे और कब फिर आपको अल्टीमेटली एक्शन या कंट्रोलिंग के बाद एक नेक्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है. ओके, कुछ दूरी तक आप उसको इग्नोर करोगे, बट व्हेन द फिगर्स क्रॉस द मार्क देन यू हैव टू टेक एक्शन. ओके, सो नाउ KRA और हमने मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन दोनों के बारे में जान लिया. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे जल्दी. इट सेज the activities whose outcome not only improve the job performance but also help the individuals in the progress towards the maturity and actualization of their potential capacity is known as, it is clearly known as development. इसका तो definition ही दे दिया.
ट्रेनिंग क्यों नहीं होगा? मैक्सिमम आपको दिमाग में आ सकता है ट्रेनिंग विल नॉट बी देयर बिकॉज ट्रेनिंग ओनली हेल्प्स और अ कंपनी डज हेल्प यू इन ट्रेनिंग जस्ट फॉर द जॉब परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट। आप लाइफ में क्या करोगे उस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी, तो इट विल बी डेवलपमेंट, और ये तो क्लियरली डेफिनेशन है। तो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, ये हमें अभी भी समझ में आ रहा है। ऑब्वियसली अब लास्ट में अब आपके पास उतना वक्त नहीं होगा बुक्स को डिटेल में पढ़ने का, मगर इन सब वीडियो से आपका उसमें भी बहुत हेल्प हो जाता है। Okay, so now moving ahead with the 12th number question. Oh my God, one of the favorites of the students, I guess. Statements based question. Now it says the concept of product relates to not only to the physical product but also the benefits offered from the customer's point of view. Okay, ये तो ठीक है. Statement 2 says the concept of product does not include extended product by the way of, नहीं ये तो देखो आधा ही पढ़ के मैं बोल सकता हूं कि ये गलत है, because if you flip your books clearly वो mentioned है that the product is not only the product that you offered but all the extended services, sales, after sales service, etc. that is offered after the product is sold. Everything comes under the product concept. Okay, so clearly the answer will be statement 1 which is incorrect, statement 1 which is correct and statement 2 which is incorrect. स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। किसमें दिया है भाई? सी में दिया हुआ है, सी में 1 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। नाउ आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा होगा। सो देखो मैच द फॉलोइंग है। आई टेल यू टू जस्ट स्किप द वीडियो, पूरा देखो या स्क्रीनशॉट लेकर देखो या 2 मिनट टाइम लेकर एक बार सारे ऑप्शंस देख जाओ, देन आई विल हेल्प यू कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तब तक रात जगने के लिए आपका मोटिवेशन क्या है? आपके लिए मोटिवेशन है फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन बीएसटी, और हमारे लिए रात जगने का जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो है ये। ओके, सो नाउ जस्ट कंटिन्यू, आई विल ऑल्सो जस्ट रीड द क्वेश्चन, यू ऑल्सो रीड द क्वेश्चन विथ मी। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम इन पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स में 13 मतलब जो भी आपका मैच द फॉलोइंग का आंसर है, मैक्सिमम केसेस में सब पार्ट ए में ही आंसर है। तो लेट्स कहते हैं ना, लेट्स नॉट जिंक्स इट, बट वील सी कि क्या इस क्वेश्चन पेपर में भी आर वी हैविंग द आंसर इन सब पार्ट ए अगेन। ठीक है, तो लेट्स वील जस्ट चेक। आई एम नॉट सेइंग इट विल बी सब पार्ट ए, बट आफ्टर जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन लेट्स सी कि हो सकता है सब पार्ट ए में भी हो। ओके, जल्दी देखो भाई, जल्दी पढ़ो। ओके, ओके, चलो टाइम इज ओवर। आप भी देखो, हम भी देखें। आई थॉट दैट टाइम लगेगा, बट क्या करें, आपसे बातें करने में चाय ठंडी हो गई थी सर। ओके, सो नाउ नेचर ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड चॉइस ऑफ टेक्निक। सो लेट्स सी, ये जो ए है ये किसके साथ मैच करता हुआ दिख रहा है? इट इज क्लियरली गोइंग विथ ए का 1, ये तो क्लियरली मेरे को दिख रहा है। देन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गया आपका बी का 4, जैसे बचपन में हम लोग करते थे ना पेपर में, बी का 4। देन आ गया डाइवर्सिफिकेशन, इट इज गोइंग विथ द सेकेंड पॉइंट, क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन्ड है। और लास्ट का तो आपका डी का 3 हो जाएगा। 1 सेकेंड, डी का 3, तो ये हो गया आपका 1 का, ए का 1, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 3। एज आई टोल्ड यू, एज वी सेड, अगेन मैच द फॉलोइंग का आंसर ए ही सब पार्ट है, विच इज नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग कि ए देखकर टिक मार देना। आई एम जस्ट सेइंग कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इस साल और पिछले साल के पेपर में मैच द फॉलोइंग का आंसर तो ए सब पार्ट में ही लाई कर रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, it says dash refers to the increase in profit earned by the equity shareholders
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक द इंटरेस्ट। इट विल बी क्लियरली एज पर द ऑप्शंस, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, बिकॉज फिक्स्ड चार्जेस एंड समथिंग उसको नहीं उतना अफेक्ट करेंगे, डी भी नहीं। इट विल बी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इट इज समहाउ मैचिंग विद द डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, डिटेल में जाने का टाइम नहीं अपने पास। नाउ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सेज गिविंग अप ऑन द इक्विटी पार्ट टू गेट द बेनिफिट ऑफ द अर्निंग्स और टू गेट द बेनिफिट इन द इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड चार्जेस के वजह से, जो भी फिक्स्ड चार्जेस हैं कंपनी के, वो किसको अफेक्ट करता है? डायरेक्टली आपके अर्निंग्स को अफेक्ट करता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, देखो जब भी किसी कंपनी के अंदर दो तरह के चार्जेस होते हैं, उनमें से एक तरह का चार्ज होता है जो डिविडेंड है। देखो कंपनी जब भी प्रॉफिट करती है डिविडेंड देती है। अब डिविडेंड के साथ कहानी यह है कि वो डबल टैक्सेबल इनकम है, प्लस डिविडेंड देने के लिए पहले आपको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, जिसका मतलब इक्विटी, और इक्विटी इसीलिए एक्सपेंसिव है, विच मींस इक्विटी ऑलमोस्ट अफेक्ट्स द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। इक्विटी एक्सपेंसिव है, प्रॉफिट में दिक्कतें ला कर खड़ा कर देती है। डिविडेंड देने की बात तो बाद में है, बट जब हम लोग एक फिक्स्ड चार्जेस के साथ बढ़ते हैं कंपनी को लेकर, देयर इज द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बहुत ही वास्ट टॉपिक है, आप कवर करेंगे अपने बुक से डिटेल में। आई होप आपने अभी तक वो कवर कर लिया होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15 which says the most commonly used tool of promotion which is paid form of communication and which the sponsor bears the cost of communicating. Clearly it is advertising. It is advertising. The sponsor मतलब कौन? Sponsor मतलब कौन? Either the owner of the brand of the product or the agency which is advertising it for you. Okay, it will be clearly advertising. ये तो पूरा का पूरा डेफिनेशन ही दिया हुआ है। That's why I am saying बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हो पाए और अभी तक नहीं हुआ है बुक रीडिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे अपन, ठीक है। नाउ गोइंग इनटू क्वेश्चन नंबर 16। नाउ ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई लव दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्योंकि ट्रिकी हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? नंबर 1, capital market refers to the facilities and institutional arrangements through which the long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. ये बिल्कुल सही है। Second है, secondary market is the market where the securities are sold by the company, investor directly through or through an intermediary. Investor directly नहीं, देखो ये तो एक गलत पकड़ा गया, बाकी दोनों आई डोंट थिंक कोई गलती होनी चाहिए। प्राइमरी मार्केट cannot be sold there, बिल्कुल सही। मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट मैच्योर वन, बिल्कुल सही। द आंसर विल बी बी, द आंसर विल बी बी। इट इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इन्वेस्टर डायरेक्टली यहां पर नहीं बेचता, यहां पे पब्लिक आपस में ट्रेड करती है, कोई बेचती है कोई खरीदती है, यहां पर कंपनी नहीं आती। उस मार्केट को क्या कहते हैं जिसके बारे में ये बात कर रहा है? उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। आपके बुक में एक बड़ा अच्छा सा डिफरेंस होगा, उसको याद कर लेना एग्जाम में बैठने से पहले, द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। आई होप आपने वो पढ़ लिया होगा, अभी तक नहीं पढ़ा है तो याद से पढ़ लेना भाई। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 17। It says a name, term, sign, symbol, design, or some combination of them used to identify the products, goods, or services of one seller and to differentiate between from those of the competitor, known as 17. Okay, it will not be brand name, brand mark, trademark. It will be brand because यहां पे नेम, टर्म, साइन, सिंबल सब दिया हुआ है और उसी के बारे में अलग अलग भी बातें दी हुई हैं। ओके, इट इज सेइंग अ कॉम्बिनेशन, मे बी अ कॉम्बिनेशन, तो यहां पे वी विल बी गोइंग विथ ब्रांड। ओके, नाउ व्हाट इज अ ब्रांड, डेफिनेशन एंड ऑल आप लोग देखेंगे। नाउ नेक्स्ट, 1 second, yes, okay, it says from the following identify the channels of distribution in which the goods pass from manufacturer to retailers who in turn sells it to the final users. मैन्युफैक्चरर से रिटेलर में जा रहे हैं, तो देखो यहां पे तो क्लियर है भैया, सबको आना चाहिए।
ए होगा 1 लेवल चैनल। तो इसी वक्त पे एक रिवीजन कर ले। मैं लिख रहा हूं, कोशिश करना उसके पहले आपको आता हो, और अगर नहीं आता तो ये देखना, और अगर आ रहा है तो स्किप करो भैया, आगे बढ़ो, टाइम बचाओ जल्दी। नाउ 1 लेवल चैनल मतलब क्या? 1 लेवल के अंदर लिख दिया अपन मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, देन कस्टमर। देन वी हैव 2 लेवल के अंदर क्या आएगा अपना? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। फिर आपका 3 लेवल या 3rd लेवल जो आपको ठीक लगे बोलने में, उसमें आएगा मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। और फिर आ गया हमारा 0 लेवल, जिसके अंदर हम लोग क्या बात करेंगे? मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कस्टमर के पास सामान जाएगा। आई होप आपको ये आता होगा। अभी तक नहीं आ रहा है तो भैया डरने वाली बात है, इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। ओके, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है, मार्केटिंग चैप्टर के अंदर से हम लोगों ने अभी ये चीजें डिस्कस की हैं। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19 एज वी स्पीक अबाउट इट. It says, which of the statements is incorrect or incorrect from the personal selling topic? Now it says it is a direct face-to-face dialogue that involves interactive relation. बिल्कुल सही है. It refers to short-term incentives designed to encourage the buyers to make immediate purchase. Okay. It allows a salesperson to develop personal relations. बिल्कुल सही. In this, it is possible to direct feedback from the customers. Yes, बिल्कुल सही. A, C और D सही है, which means 19 का B will be the answer. Incorrect है. There is no thing such as encouragement for making immediate payment. यहां पर जो बात है वो ये है कि आप पर्सनल रिलेशनशिप बनाते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म इमेज ऑफ द कंपनी. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. Question number 20. It says, which of the following is not a factor affecting capital structure? Now, पहले अब ये बात कर ले भैया कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, ये मालूम होना चाहिए आपको. कैपिटल स्ट्रक्चर इज टॉकिंग अबाउट द प्रपोर्शन ऑफ debt and equity. Simply, capital structure is something different from what you are thinking of the financial management. It is simply the proportion of the debt and equity. Okay, अब देखते हैं क्वेश्चन. नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. तो देखो, कॉस्ट ऑफ डेट बिल्कुल करता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखते सोचते हैं, कैश फ्लो पोजीशन बिल्कुल अफेक्ट, एंड आईसीआर. ये तो भैया 3 तो आपके बुक में भी मेंशन्ड होंगे और 3 हमने पढ़ भी रखे हैं. द आंसर विल बी हियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. इट विल नॉट बी अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. इट इज द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट दैट इज टू बी टेकन. यस, कह सकते हैं कि इट इज टेकन इनटू अ बिट ऑफ कंसिडरेशन, बट इट इज नॉट अ फैक्टर दैट कैन एक्चुअली अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. ओके, आई होप आपका ये जो 1 से 20 तक का सफर है ये अच्छा रहा होगा, और अब हम लोग जल्दी जल्दी इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी डील कर जाते हैं. ओके, नाउ अब हम लोग जो आदत रखेंगे वो ये होगा, लास्ट लाइन पहले पढ़ना है फिर क्वेश्चन पढ़ना है. ओके, नाउ व्हाई डिड गरिमा से दैट शी वाज नॉट अ प्रोफेशनल? स्टेट एनी 3 पॉइंट्स टू सपोर्ट योर आंसर. Not a professional, state 3 points supporting your answer. Okay, now let me see the question here. अब देखो भैया, यहां पे if I have to leave, आपको देखो तरीका बता रहे हैं. If you have to leave, not to go for the case study, आप कर सकते हो, 2 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खाएगा आपका, बट आप डायरेक्टली बता सकते हो दैट वाई अ पर्सन इज नॉट बीइंग कॉल्ड अ प्रोफेशन, या प्रोफेशन नहीं होने के क्या क्या तरीके हैं, मैनेजमेंट ये प्रोफेशन से अलग क्यों है. ओके, अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ लो पूरा, जो कि है मोनिका, रश्मि एंड गरिमा आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, मोनिका जॉइंड स्कूल एज अ टीचर, रश्मि जॉइंड एज अ फर्म एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, गरिमा एज अ जनरल मैनेजर in a MNC. After a long time in a reunion function of the school, they met each other. Rashmi said that they were all professionals now. Garima told that she can say this about Monica and herself, but she is not able to tell about her since the manager is not considered a full-fledged professional. और क्यों नहीं कहलाता है full-fledged professional? The answer basically can be 3. There is no body of governance, जिसको हम कहते हैं professional association. There is no ethical code of conduct because a manager
डजंट रिक्वायर अ कोड ऑफ कंडक्ट, यस उसकी कंपनी जो कहेगी वो करेगा, बट एक मैनेजर का अपना पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट है नहीं। एंड द थर्ड वन इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है मैनेजमेंट के अंदर। तीन पार्ट, नंबर वन रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, दूसरा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, और फिर थर्ड वन इज देर इज नो प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे सीए का आईसीएआई, डॉक्टर्स का आईएमए एक्सेट्रा, बार काउंसिल फॉर द लॉयर्स। मैनेजमेंट का ऐसा कुछ नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट कैन नॉट बी सेड एज अ प्रोफेशनल ऑल टुगेदर। ओके, इसको 3 नंबर में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले बताएंगे व्हाट इज प्रोफेशन, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, वहां के बाद फिर आप शुरू करोगे मैनेजमेंट कैन नॉट बी called as profession because, उसके बाद आप explain करो and then conclude your answers and 3 marks are your. Okay, now question number 22 कह रहा है विभू डिस्कस्ड एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अच्छा, विभू जी ने एक प्रिंसिपल डिस्कस किया है, हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल आप देना, हम लोग प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करेंगे खाली। नाउ इट सेज विभू जॉइंड एज सीईओ एंड एज एट मेगा मारुत लिमिटेड, a firm manufacturing cars. On the first day, यहाँ पे मारुति लिख देता तो पता नहीं क्या हो जाता। On the first, he addressed his subordinate saying that the organization should have a chain of authority. लो भाई, आधा आंसर मिल गया। And communication that runs to top to bottom. लो, पूरा आंसर भी मिल गया। The answer will be scalar chain की बात कर रहे हैं। अब scalar chain की बात कर रहे हैं। Now what are the things that you require to do? स्केलर चेन लिखोगे, इसका डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, और प्लस डेफिनेशन के साथ आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे, डायग्रामेटिक एक प्रेजेंटेशन दोगे। वो वाला डायग्राम याद है ना, आपके बुक्स में दिया हुआ है, वो डॉट 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 डॉट, वो पूरा एक ट्राइंगल जो हायरार्की नीचे से ऊपर जाती है। एंड यू विल ऑल्सो बी टेलिंग अबाउट द गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक भी आप इसमें एक्सप्लेन करोगे, तब जाकर आपको 3 नंबर मिलेगा। 3 नंबर खाली आइडेंटिफिकेशन के नहीं मिलेंगे। आपको मार्किंग स्कीम के बारे में बता दूं, इफ यू ओनली आइडेंटिफाई एंड लीव 0.5 मिलेगा, 0.5 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो नाउ आप स्केलर चेन लिखोगे, स्केलर चेन को एक्सप्लेन करोगे, स्केलर चेन के फिर डायग्राम को बनाओगे, डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे, और फिर आप उसमें एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही फिर उसमें एग्जाम्पल कोट करके एक अच्छा सा एक आंसर तैयार करो। 3 नंबर फिर से आपका। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, लेट मी हैव द क्वेश्चन इन हैंड टू। ओके, इट सेज accomplishing organizational goals, judging accuracy of standards as important controlling function। ये आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, लेट मी जस्ट चेक द प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें यस बिल्कुल सही। So it says explain the accomplishing organizational goals and judging accuracy of standards as importance of controlling function। तो ये आई डोंट थिंक देयर मच बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज यहां पर आपको एग्जैक्टली दे दिया गया है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट accomplishing ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। इंपॉर्टेंस का 2 सब हेड्स है, यू नीड टू clearly get the answer from the books। Okay, as I said, we are here to discuss the things which are not there in the books. We are here to decipher what is actually the answer for the questions जो decipher करने में problematic हो सकता है। Okay, if I were to answer this, अगर I'll just check, it will be obviously brings light to the deviations and all, ये सब आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू, अब और वाला भी सेगमेंट देख ले। क्या और वाला सेगमेंट कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये भी काफी इजी है। आपका स्टेप्स आपको याद रखने हैं, विच सेज पहले आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स द फर्स्ट ऑफ द स्टेप्स इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजर टू एक्चुअली सेट द स्टैंडर्ड्स व्हाट द कंपनी एक्चुअली वांट्स। ये प्लानिंग स्टेज पे बात हो जानी चाहिए कि आप स्टैंडर्ड्स कहां सेट करें। व्हाट आर द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट अ कंपनी वांट्स ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय टू मैन्युफैक्चर। ओके, एक यूनिट कितने देर में बनेगा या 1 घंटे में कितना यूनिट बनेगा, आपको पहले से तय करके रखना होगा। विच मीन्स सेकंड पे आते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मीन्स एक लंबे ड्यूरेशन में, एक लंबे ब्रैकेट में जब लोगों ने काम किया, अब उस काम को आप मेजर करोगे। मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंसेज ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज टॉकिंग अबाउट द कंट्रोलिंग फंक्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। नाउ स्टेट 3 डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ द SEBI, I guess. Yes, 3
फंक्शंस ऑफ द सेबी। अब डेवलपमेंट फंक्शंस क्या क्या होंगे, डेवलपमेंट फंक्शंस में होगा, लेट मी जस्ट सी, ओके क्लियरली फैक्ट और वाले क्वेश्चंस में क्या, इट सेज स्टेट एनी 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी वाला पॉइंट भी काफी इजी है। जो आपको डेवलपमेंट फंक्शंस है, सबसे पहला देखो आंख बंद करके आपको यहां पे आंसर ये करना है अबाउट द डेवलपमेंट इन द सॉफ्टवेयर एंड द वेबसाइट्स जो कि फॉर्म किए गए थे फॉर द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टर्स। नाउ यू डोंट रिक्वायर एक्चुअली द डीमैट, वो जो शेयर्स डीमैट अकाउंट के पहले थे, लोग सूटकेस भर भर के रखते थे जो शेयर्स इन्वेस्टर्स थे। नाउ विद द हेल्प ऑफ द डीमैट अकाउंट एंड द डिजिटलाइजेशन ऑफ द शेयर्स, यहां पर वो दिक्कतें खत्म होती नजर आ गई। वो एक डेवलपमेंट फंक्शंस के अंदर आता है। और भी जो फंक्शंस है जो कि आगा आपका ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज आ गया, कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन आ गया। यू कैन एक्सप्लेन दीज एज वेल इन द डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ द सेबी, स्टॉक मार्केट। ओके, स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है। नाउ फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ये काफी इजी है बिकॉज यहां पर आपको जो कॉमन हेड्स हैं, आपका स्केल ऑफ ऑपरेशंस हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, फिक्स्ड चार्जेस हो गए। इसके अलावा आप ले सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अगर है तो देन वी हैव स्कोप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ये किसी भी पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करना, यू विल बी एबल टू राइट अबाउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल इफ हैव टू टेक 1 और 2 पॉइंट, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, मैच द फॉलोइंग में वही पॉइंट आया था, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर ट्रेडिंग एजेंसी है, उनको ज्यादा पैसे लगेंगे फॉर वर्किंग कैपिटल। क्यों? बाइंग द गुड्स, सेलिंग द गुड्स, पैसे आ रहे पैसे जा रहे, पैसे आ रहे पैसे जा रहे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। क्यों? एक बड़ा पैसा लगाना है, कैपिटल लगाना है फॉर द सेटअप। वैसे ही डाइवर्सिफिकेशन वाला केस, अगर आपका बिजनेस रेगुलरली बहुत ज्यादा डाइवर्स कर रहे हो आप दिन पे दिन, यू विल रिक्वायर मोर ऑफ फंड्स, यू विल रिक्वायर मोर ऑफ वर्किंग कैपिटल। नाउ टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, रेगुलर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देयर यू कैन ऑल्सो गो फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, वहां पे ज्यादा लगेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, now it says filling vacancies for the various job positions from within the organizations have many benefits such as, now state such benefits। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, काफी वाइड ओपन क्वेश्चन है। जो भी इन जॉब प्लेसमेंट्स होती हैं उनका बेनिफिट पूछा गया। बहुत सारे बेनिफिट्स है। नंबर 1 आपका आ जाएगा, they are already familiar with the environment of the company. Number 2, they are able to fill in the shoes of the employee because they know the company well. You can also go कि उन्हें इंडक्शन ट्रेनिंग की नीड नहीं है। यू कैन ऑल्सो गो कि उस पर सिलेक्शन और प्लेसमेंट का जो खर्चा है कंपनी का वो भी बचता है। फिर शिफ्टिंग वर्कफोर्स, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज है। कैसे मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज? इसलिए बिकॉज आप किसी लोअर पोजीशन पे थे, आपको किसी हायर पोजीशन पे कंपनी ट्रांसफर कर रही है। वो एक काफी अच्छा बेनिफिट्स है फॉर द इन जॉब प्लेसमेंट्स डन इन अ कंपनी। यू कैन एक्सप्लेन इट वेल, आई नो। नाउ उसी में और वाला जो पोर्शन, इट सेज स्टाफिंग नॉट ओनली हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स बट ऑल्सो इंश्योर मोर बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, मोर बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहां पर जो आंसर आएगा सॉरी, यहां पर जो आंसर आएगा वो स्टाफिंग के सिर्फ प्लेसमेंट्स वाला सिनेरियो नहीं बट ओवरऑल इंपॉर्टेंस पूछा गया है। तो अब यहां पर आप क्या क्या लिखोगे, जस्ट लिसन टू द आंसर वेल। ओके, इट सेज रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस, व्हाई? बिकॉज पुटिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब, सही आदमी को सही जगह बैठाना इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। नंबर 2 विल बी कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ में हेल्प करेगा कंपनी की। नंबर 3 ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। एंड द लास्ट विल बी जॉब सेटिस्फैक्शन एंड द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। आपको बुक में भी आंसर मिल जाएगा। वी आर हियर जस्ट टू डिस्कस द फॉलोइंग, नॉट टू एक्चुअली गिव यू द एक्यूरेट आंसर। वो तो भैया बुक्स में मिलेगा ही मिलेगा। Okay, now move to question number 26. It says state any 4 elements involved in the communication process. तो भैया शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, और अगर आपको एग्जाम में से कुछ बेनिफिट मिलता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो लिख देता हूं ना, RFN होगा ना, RFN. Now it says sender, medium, encoding, then we have media, then we have decoding,
देन वी हैव R फॉर रिसीवर, F फॉर फीडबैक और N फॉर नॉइज। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अब इसमें से कोई भी 4 आपको जो अच्छा लगेगा, आपके पसंद का होगा, उसको लिख देना। देन वी हैव स्टेट एनी 4 सेमेंटिक बैरियर्स। सेमेंटिक बैरियर्स, ना सेमेंटिक बैरियर्स के भी बहुत सारे जो आपके टाइप्स है वो आपके बुक्स में लिखे हुए होंगे, बट इफ आई हैव टू राइट आई विल जस्ट से इट विल बी बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज आ जाएगा, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स आप लिख सकते हो। यू कैन ऑल्सो गो फॉर फॉल्टी ट्रांसलेशंस और यू कैन गो फॉर अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। ओके, बहुत डिटेल में आपके बुक्स में, अगेन एंड अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, आपके बुक्स में बड़े डिटेल में ये सारी चीजें दी हुई हैं। ओके, नाउ let's go for next question, which is 27. It says state 4 other incentives of the type of incentive that is discussed in the case study, a paragraph which says Mahamna Enterprises is not only giving salary to its employee but it also offers bonus to them over salary. To encourage it further, it announced that it will provide share in the profits of the company to them. This incentive also helps in increasing the purchasing power. बिल्कुल सही, पता तो चल गया किस टाइप के इंसेंटिव की बात हो रही है। यहां पर आपको जो बेनिफिट्स लिखने हैं, यहां पर जो आपको बेनिफिट्स लिखने हैं, ये लिखने हैं अबाउट दोज टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स विच आर देयर फॉर द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल, आप डायरेक्टली बोनस नहीं दे रहे हो, यहां पर आप बात कर रहे हो उन इंसेंटिव्स की जिसमें डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व नहीं है, बट अल्टीमेटली इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ द पर्सन। अब जिसमें और भी कुछ आप लिख सकते हो, जो क्वेश्चन कह रहा है टाइप्स, 4 अदर टाइप्स ऑफ इंसेंटिव, तो आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। आप इसमें प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस कह सकते हो, आप इसमें ईसॉप्स की बात कह सकते हो, आप इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात कर सकते हो, आप इसमें प्री रिक्विजिट्स की बात कर सकते हो जो कंपनी पहले बता देती है। ओके, इट्स ऑल अप टू यू, आप कितना एक्सप्लेन करोगे अच्छे से। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, सो लेट्स टेक केयर अबाउट दैट एज वेल, कि ज्यादा नहीं लिखना है लेकिन कम भी नहीं लिखना है सर। Now question number 28. Question number 28 says state any 4 factors that determines that the overall cost of capital and the financial risk of the enterprise. एक बार फिर से, state any 4 factors affecting the decision that determines the overall cost of capital एंड द फाइनेंशियल रिस्क। तो भैया पहले तो ये डिसाइड करो कि ओवरऑल कॉस्ट और ये सब किस डिसीजन के अंदर आता है। तो इट इज टॉकिंग अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन। इट इज टॉकिंग अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन। वही तय करेगा कि आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फाइनेंशियल रिस्क ऑफ एंटरप्राइज क्या होगा, क्या नहीं होगा। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन, उसके ऊपर क्या क्या चीजें मतलब क्या क्या चीजों के ऊपर एक्चुअली वो डिपेंड करता है। तो नंबर 1 तो वही है कॉस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज जहां से आप पैसा लोगे, रिस्क इंक्लूड करोगे, रिस्क कितना किस में है नहीं है। ज्यादा रिस्क वाला अगर आप ले सकते हो यू कैन गो फॉर दैट, लोअर रिस्क वाला प्रोडक्ट इफ यू वांट यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। फिर आपका फ्लोटेशन कॉस्ट किस में है, टू एक्चुअली गेट द मनी फ्रॉम वन सोर्स, क्या खर्चा बैठ रहा है, दूसरे सोर्स में क्या खर्चा बैठ रहा है। एंड लास्टली आप उसमें फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह डाल सकते हो, आप उसमें कैश फ्लो पोजिशंस डाल सकते हो। यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू राइट अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजंस। Okay, now question number 29, it says by doing all this, Hari strives to achieve 2 main objectives. Important concept of financial management. देखो भैया 2 main objective of financial management की हम बात करें तो विदाउट एक्चुअली गोइंग इनटू द केस स्टडी, हम लोग जो जानते हैं नॉर्मल भाषा में कि 2 जो चीज़ें हैं जो फिनेंशियल मैनेजमेंट चाहती है, वो ये चाहती है कि पहले तो भैया अवेलेबल रहें फंड्स, और दूसरा कि टू चेक वेदर द फंड्स आर नॉट रेज्ड अननेसेसरली। पहले तो वही है कि हमें उतना ही पैसा लेना है जितना ज़रूरत है, और दूसरा कि कोई भी पैसा आइडियली पड़ा नहीं रहना चाहिए, अननेसेसरीली हमें उससे पैसा को उठाना नहीं है मार्केट से। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। Harish is working as a finance manager in Cozy Softwares. He has been awarded Best Employee because of foresightedness. He always aims to smooth operations for all the business activities for focusing on the fund requirements and their availability in the light of financial decisions. He takes into consideration the growth, performance and investment requires funds for a given period, financial resources not left idle. Oh देखो मिल गया हमें, exactly मिल गया जो हमें चाहिए था। यस, आई वॉज करेक्ट। यहां पर आपको 2 चीजों के बारे में बेसिकली लिखना है जो कि हो जाएगा टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, एंड द सेकंड विल बी
to have to check that the funds are not raised unnecessarily. Okay, the answer is good. आप लोग उसको अच्छे से explain करोगे. Moving forward, Samiksha is a class 12 student having business study. Sorry, पहले last line. State any four responsibilities fulfilled. Now, other than asking for a cash memo, अच्छा कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आ गया है क्वेश्चन हमारे लिए. चैप्टर नंबर 12 पे सीधा चलेंगे. We have to identify what are the responsibilities of the consumer other than asking for a cash memo. अब देखो समीक्षा ने कुछ तो किया है. Now let's check in this one. Samiksha, a class 12 student having business studies as one of her subjects, after studying consumer protection, acquired knowledge on purchasing and negotiations upon finding cookies and tries new recipes. The time she wants to purchase a bread maker to prepare homemade bread, she checked online about the various brands maker to the compare. Then she went to the nearby market. Being an informed customer, she looked for the standardization mark. Mark करते जाएंगे, आंसर खत्म करते जाएंगे. She then negotiated the price printed on the label. चेक द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो रहा है. क्लियर? कितना पूछा गया है? 4 पूछा गया है. हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क कर लिया. एज फॉर सेटिस्फाइंग कंसर्न इन्फॉर्मेशन, शी परचेज रिस्पॉन्सिबल, शी आस्क्ड फॉर अ कैश मेमो. आफ्टर कमिंग बैक होम, शी ओपनड पैकेजिंग ब्रेड में एज बुकलेट इनसाइड. देखो, फाउंड इंस्ट्रक्शन द बुकलेट इनसाइड. शी केयरफुली रेड all the instruction and operated the bread maker step by succeeding in making nice atta bread for her family. मिल गया सारा. पहला तो हो गया भाई, being aware of all your product. आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो उन्होंने चेक किया, जो लिखा हुआ है क्लियरली. सेकेंड विल बी शी ओनली बॉट, जो दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, शी बॉट स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स. देन शी मूव्ड फॉर ऑल द रिस्क, जो मैन्युफैक्चरिंग का लेबल, मैन्युफैक्चरर का इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है लेबल के ऊपर, उन्होंने वो सारा पढ़ा. एंड फोर्थ के अंदर आप ले सकते हो वही, अच्छा उसमें इंस्ट्रक्शंस मान सकते हो. देन यू कैन गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स. सेम लेबल वाला भी आंसर करोगे चलेगा. और एक और पॉइंट्स पे चल जा सकते हो, विच इज शी एजर्टेड एक्चुअली टू गेट herself अ फेयर डील, क्योंकि यहाँ पर निगोसिएशन की भी बात कर दी गई है. तो जब निगोसिएशन वाला बात टॉपिक है तो शी एजर्टेड herself into a fair deal. तो अब बात यह है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स है. बट नाउ आप लोग यहाँ पर कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में थोड़ा समझा देना भैया, एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ेगा आपके एग्जामिनर के ऊपर. ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 31 says, explain science not a rule of thumb as a principle of management and method study and time study as technique of scientific management. अब देखो भैया, यहां पर बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करना है आपको साइंस, रूल ऑफ थंब और फिर आपका मेथड स्टडी और टाइम स्टडी. तो देखो नंबर 1 तो बातें ये है कि दिस कैन बी डेवलप्ड. सबसे पहले कि हिट एंड ट्रायल मेथड से मैनेजमेंट नहीं चलेगा. ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एक टॉपिक है जो मैनेजमेंट को एक साइंटिफिक प्रिंसिपल के अंदर पुट करता है, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट एक हिट एंड ट्रायल बेसिस पे नहीं चलेगा. मैनेजमेंट एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड, एक प्रॉपर ह्यूमन बिहेवियर चेक्ड एंड एवरीथिंग के ऊपर बेस्ड है. इट्स अ साइंस एंड नॉट अ रूल ऑफ थंब. आप उसको एक्सप्लेन करोगे, फिर आप बताओगे व्हाट इज द थिंग विद मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी. मेथड स्टडी शॉर्ट में बताऊं, किसी काम को किस तरीके से करोगे, दैट इट विल टेक हाउ मच टाइम, आप वो मेथड स्टडी में पढ़ते हो. किस काम को करने का कौन सा बेस्ट तरीका है, वो मेथड स्टडी है, वो आपको बुक से आंसर मिलेगा. टाइम स्टडी के अंदर आपको पता करना है कि किस काम को करने में कितना वक्त लग रहा है. इट इज ऑल अंडर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, आप लोग उससे वहां से आंसर निकालोगे, आंसर लिखोगे अच्छे से. नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 31 का बी, विच सेज एक्सप्लेन जनरल गाइडलाइंस एज फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. यहां भी बड़ा एकदम डायरेक्ट पूछ रहा है यार ये पेपर में तो, कि जनरल गाइडलाइंस कैसे है वो लिखना है. Then we have providing managers with useful insights into reality and fulfilling social responsibilities as a significant principle of management. Now it is talking about principles of management और उसके importance के बारे में. General guidelines कैसे है? Because business owners जो हैं वो जनरल, वो इज इन प्रिंसिपल्स को एक गाइडलाइंस की तरह लेते हैं. दे फॉलो दीज प्रिंसिपल्स एज द गाइडलाइंस फॉर द बिजनेस. दीज आर लाइक द डूज एंड डोंट्स फॉर द बिजनेस. ओके, अब आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे. और जो हमारा पार्ट 2 है, यहां पे जो क्वेश्चन कह रहा है, इट सेज, कहां गया
यस, जो हमारा क्वेश्चन है जो कह रहा है कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी, ये तो इजी एक्सप्लेनेशन है बिकॉज जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो वेल एक्सपेरिमेंटेड बेस्ड एक साइंस कहा गया है ना साइंटिफिक स्टडी के अंदर या ओवरऑल प्रिंसिपल्स वाले केस में। इसका काम क्या है? टू हेल्प द मैनेजर्स टू एक्चुअली टेक द डिसीजन। क्यों? तो जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसो तो कहते हैं ना कि भगवान को याद करो, तो कंपनी में भगवान मतलब कंपनी बोलेगी रूल बुक याद रखो, जो हमारा रूल्स रेगुलेशंस हमारा पॉलिसी है वो उसके जो कह रहा है आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। तो जो मैनेजमेंट का एक साइंटिफिक टेक्निक है जो पहले से चलते आया आप उसको फॉलो करोगे, मैनेजर्स को यहाँ पे हेल्प होगा टू हैव यूजफुल इंसाइट्स एंड टेक द बेस्ट डिसीजन फॉर द कंपनी। Okay, now moving on to question number 32. It says explain objectives and budget as a type of plans. भाई तो बहुत directly पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है। इट इज कमिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, आपका 4, यस, प्लानिंग चैप्टर से आ रहा है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लान्स, ऑब्जेक्टिव आप एक्सप्लेन करेंगे, सिंगल यूज है, स्टैंडिंग है, जो भी है आप उसको एक्सप्लेन करोगे। बजट है तो व्हाट इज बजट, बजट में मॉनिटरी बातें होती हैं जहां पर आप रिसोर्सेज के बारे में बात करोगे एंड एवरीथिंग, क्या एक्सपेंडिचर आपका होगा, एवरीथिंग नीड्स टू बी डिस्कस्ड while discussing objectives and budget. These are easy questions, nothing to decipher, straightforward questions है, बुक में आंसर मिल जाएगा। Going on to add, कुछ टेढ़ा क्वेश्चन है क्या यहाँ पर भी। Explain the following as limitations of planning. डायरेक्टली है भैया, नॉट वर्किंग डायनेमिक इन्वायरमेंट रिजिडिटी। रिजिडिटी क्यों है? रिजिडिटी क्यों है? बिकॉज इट इज डन ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ऑल द थिंग्स आर डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड फॉर द कंपनी। तो जब प्री डिसीजन हो चुका है, देयर इज नथिंग फॉर द वर्कर्स टू डू मच। उन्हें वहां से हिलने डुलने दिया नहीं जाएगा। देयर इज अ पाथ दैट हैज बीन मेड बाय द कंपनी। नाउ द वर्कर्स आर नॉट एक्चुअली अलाउड टू डेविएट फ्रॉम दैट पाथ और डेविएट फ्रॉम दैट प्लान। इजिली लिख दोगे यहां पर उसके बारे में। देन वी हैव प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। व्हाई डजंट इट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट? बिकॉज प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देना आप लोग। चलो ये अच्छा पॉइंट था तो आई हैव टू एक्सप्लेन दिस कि फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है ना, तो इसने तब के हिसाब से एक प्रोसेस बनाया था। अब क्योंकि फ्यूचरिस्टिक है, अब द टाइम्स आर चेंजिंग, डायनेमिक मतलब द टाइम इज चेंजिंग विद टाइम। अब आपको उस समय का प्लान मे और मे नॉट वर्क, देयरफॉर प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, 4 नंबर लेके जाएंगे। देखो अगर ऐसा ऐसा पेपर है तब तो प्रॉमिस करो यार कमेंट सेक्शन में आप लोग 100 में 100 लाके दोगे हमें। ओके, काफी अच्छा पेपर है, काफी आसान पेपर है। आई नो ऑल द व्यूअर्स आर वेरी वेरी एप्ट फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द BST पेपर। आई होप प्रैक्टिकल में तो सबके 20 में 20 होंगे ही। 80 में 80 कितनों को आता है? लेट्स सी, जस्ट माई DMs आर ओपन, यू कैन रीच आउट टू मी एंड अगेन ऑल द बेस्ट। बट आगे कंटिन्यू करते हैं, 2 क्वेश्चन देन फिर फाइनली एंड द वीडियो। और आप लोग भी भैया फिर अब जाओ सुबह उठ के फिर पढ़ाई करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स started manufacturing washing machines under the brand name Amaze. Once the washing machine were manufactured, packaged, branded, priced and promoted, they had to be made available to the customers at the right place, right quantity, right time. ये तो जा रहा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के तरफ, या प्लेस, आपका प्लेस कॉन्सेप्ट जो है। Best electronics provided for accuracy, speedy processing in the right quantity and specifications. They also ensure that the washing machine physically made available to the customers. Further, best electronics arranged for the facilities to store washing machines at different locations. Explain any 3 components of the physical distribution. 3 components of physical distribution. भैया इजिली लिख दोगे यहां पर। ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया। देयर इजंट एनी प्रॉब्लम। 3 पूछा गया है ना? यस, 3 ही पूछा गया है। ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में एक्सप्लेन करो, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लिखो और वेयर हाउसिंग के बारे में लिखो। ओके, जस्ट मार्क द आंसर, राइट इट डाउन एंड स्कोर द फुल 6 मार्क्स। पहले फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सप्लेन करना, हो सके तो मार्केटिंग मिक्स भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। 6 पे 6 नंबर का आंसर इज रियल प्ले, इज एक्चुअली द थिंग वेयर यू कैन शो योर क्रिएटिविटी। आप पूरे अच्छे से लिखो आंसर, फुल मार्क्स लेकर जाओगे 6 में 6 एंड कीप प्रेजेंटेशन इन माइंड टू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं जल्दी से। अब देखो लास्ट में पढ़ लो भाई, पहले क्या है। दे स्टार्टेड मीटिंग एवरी सैटरडे संडे ग्राउंड नियर द ऑफिस बिल्डिंग, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द ऑर्गेनाइजेशन। चलो, और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें पढ़ना है क्या है। ऑर्गेनाइजिंग से क्वेश्चन
सो सॉरी, थैंक यू, गला थक गया क्लास लेते लेते, बट चलो ठीक है, कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं भी आराम करूंगा, आप भी आराम करना। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द टैटी सॉफ्टवेयर लिमिटेड। टैटी हो गया है, टाटा होता तो अच्छा रहता। Also state any two advantages and the two limitations type of organizations mentioned. तो पहले भैया type of organization देख लेते क्या है। Due to the spread of COVID-19 pandemic, employees of the almost all the companies were working online for the work. 1922, when the most of the companies called them back to their office, started working offline. Tata Software still asks the employees for the work from home. Because of this, employee of the Tata Software feeling bored, hence for the recreation, they formed a cricket club. They started meeting every Saturday and Sunday on ground near the office building. Clearly it is talking about informal organization. Clearly mentioned है, it is organization. देखो आंसर लाइज इन दिस पैराग्राफ, ठीक है, वही सेकंड लास्ट लाइन है, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। टू लिमिटेशंस, टू एडवांटेजेस क्या, ईजियर कम्युनिकेशन होगा, दे कैन हैव शेयर ऑल द फीलिंग्स, वहाँ पे कोई बैरियर नहीं होता, कोई हायरार्की नहीं होती, ये सब एडवांटेजेस में आ जाएगा। लिमिटेशंस ये हो जाएगा, काम कम होगा, बातें ज़्यादा होंगी, मतलब आप इसको अच्छे से इंग्लिश में प्रेजेंट करना। देयर आर पॉइंट्स गिवन इन योर बुक जो कि आपका और डिटेल में आएगा। देयर इज कैजुअलनेस, देयर इज लैक ऑफ डिसिप्लिन कह सकते हैं, देयर इज स्प्रेड ऑफ रूमर कह सकते हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं informal organizations के। At the now we have come to the end of the question paper of 22-23 6651। I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छे लगने से ज़्यादा बड़ी बात है कि आपको ये वीडियो काम में आएगा। I wish you best of luck with your preparations। आपके एग्जाम के पहले और कई बार हम लोग ऐसे अचानक से वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो उस समय भी उतना ही हेल्प करेगा जितना ये अभी हेल्प किया हो, ठीक है। इंटेंशंस बड़े प्योर हैं आपके लिए टू ब्रिंग मोर ऑफ सच वीडियोस सो दैट इट कैन हेल्प यू गेट द बेस्ट मार्क्स फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम फॉर बिजनेस स्टडीज। अब आप लोग भी जाइए, आराम करिए, इनके आंसर्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कल सुबह उठकर देखना अच्छे से, एंड ट्राई टू प्रिपेयर द बेस्ट वे यू कैन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, उनको भी तो ये बेनिफिट मिले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।